नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का, अगर हम बात करें टॉपिक का, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, राजवंशों की उत्पत्ति, यानी कि जो राजपूत राजवंश हुए, इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो राजपूत राजवंश हुए उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, और जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है उसको देखते हैं। तो दिया गया है कि मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो कोई भी जो वंश आता है तो वंश में दो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है कि उसका संस्थापक कौन था और उसका अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पे जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसके बारे में बताया गया कि जो मालवा का शासक था, कहाँ का, मालवा का, जिसका नाम क्या था, नागभट्ट प्रथम, वही क्या था, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो नागभट्ट द्वितीय है उसके बारे में क्या बताया गया कि राष्ट्रकूट सम्राट जो गोविंद तृतीय है उसने हराया था किसको, नागभट्ट द्वितीय को। थर्ड पॉइंट दिया गया कि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली, ठीक है, प्रतिहार वंश जो था उसका सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा की बात करें तो वो कौन थे, मिहिर भोज था। ठीक है, जो मिहिर भोज था वो प्रतिहार वंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी। तो जो मिहिर भोज था उसने क्या किया कि जो उसकी राजधानी थी वो कहाँ बनाया, कनौज में बनाया। वह विष्णु भक्त था। कौन सा भक्त था, विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के समान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, तो विष्णु के समान में उसने क्या किया, आदि वराह की उपाधि भी ग्रहण कर लिया। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। जो राजशेखर थे वो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अगर अंतिम राजा की बात करें तो जो यशपाल थे, ठीक है, वो इस वंश के अंतिम राजा थे। समय देख लीजिए 1036 ईस्वी। ठीक है, तो इस वंश के अंतिम राजा के बारे में जब भी पूछेगा तो यशपाल के बारे में याद रखिएगा। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। ठीक है, तो जो दिल्ली नगर है ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा स्थापना किया गया। तो दिल्ली नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो जो तोमर नरेश थे, ठीक है, तोमर नरेश अनंगपाल, ठीक है, उसने कब किया था, 11वीं सदी के मध्य में किया था। तो जो 11वीं सदी चल रही थी उसके बीच में दिल्ली नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे गहरवाल, जिसको राठौर राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो गहरवाल, जिसको राठौर राजवंश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो गहरवाल वंश का संस्थापक अगर हम बात करें कि जो गहरवाल वंश था इसके संस्थापक की बात करें तो कौन था, तो इसका संस्थापक था चंद्रदेव। ठीक है, जो चंद्रदेव था वो गहरवाल यानी कि राठौर वंश का संस्थापक था। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। इसकी राजधानी वाराणसी यानी कि काशी में थी। कहाँ थी, वाराणसी, जिसे अभी काशी में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी बनारस लोग जाते हैं घूमने तो वही वाराणसी है जहाँ पे गढ़वाल वंश का राजधानी हुआ करता था। किसने उसका सबसे पहले मतलब उसका संस्थापक कौन था, तो चंद्रदेव था। अगला पॉइंट दिया गया कि इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली, ठीक है, जो ये वंश था इसका सबसे शक्तिशाली, अगर हम बात करें कि सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन हुआ, तो गोविंद चंद्र हुआ। ठीक है, जो गोविंद चंद्र हुआ वो क्या था, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। इसके अगर मंत्री की बात करें तो लक्ष्मीधर शस्त्रों का प्रकांड पंडित था। ठीक है, तो जो भी शास्त्र थे, ठीक है, शास्त्र हैं, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रकार मतलब इस पंडित को नॉलेज था। जिसने कीर्त कृत्य कल्पत्रु, ठीक है, कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो इसने क्या किया था, एक ग्रंथ लिखा था कि उसका नाम क्या है, कृत कल्पत्रु ग्रंथ। जिसको किसने लिखा था, तो जो लक्ष्मीधर थे वो मंत्री हुआ करते थे राजा गोविंद चंद्र के राज दरबार में, तो उन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई। ठीक है, तो जो गोविंद चंद्र की एक रानी थी जिसका नाम क्या था, कुमार देवी, उसने क्या किया कि सारनाथ में एक धर्मचक्र जीन विहार बनवाई। अगला पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वीराज तृतीय ने
स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। तो जो पृथ्वीराज तृतीय था उसने क्या किया कि जब स्वयंवर हो रहा था, जयचंद की पुत्री जिसका नाम क्या था, संयोगिता, उसको उन्होंने क्या किया था, अपहरण कर लिया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था। तो आपको नाम क्या याद रखना है कि पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, जो पृथ्वीराज तृतीय था उसने किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। तो जो जयचंद था वही इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार डाला। तो जो जयचंद था उसका मौत कैसे हुआ, तो मोहम्मद जो गौरी था उससे 1194 ईस्वी में जो युद्ध हो रहा था चंदावर का युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी ने इसको मार डाला। किसको, तो जयचंद को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चहमान या फिर चौहान वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चहमान, अगर हम बात करें इस वंश के बारे में, चहमान वंश के, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो चौहान वंश का इसका संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव था। ठीक है, जो वासुदेव थे वो चौहान वंश के संस्थापक थे। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी, तो अहिच्छत्र थी। ठीक है, जो अहिच्छत्र जगह है वहाँ पे सबसे पहले इसकी राजधानी थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे इसे की राजधानी बना दिया। ठीक है, तो जो अजय राज द्वितीय आया, अजय राज द्वितीय, उसने क्या किया कि अजमेर नगर की स्थापना किया। तो यहाँ से ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने किया था, तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अजय राज द्वितीय थे। तो इसलिए लूसेंट को हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसके एक एक जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन में दो दो तीन तीन आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि इसमें आपको सिर्फ इस पॉइंट में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ लीजिए कि सबसे पहले पूछा जाएगा चौहान वंश का संस्थापक कौन था, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। ठीक है, अजमेर नगर का स्थापना किसने किया। ठीक है, और अजमेर नगर को राजधानी किसने बनाया, चौहान वंश की राजधानी किसने बनाया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत तरह के सवाल घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ताकि कोई भी सवाल पूछा जाए आप कंफ्यूज ना हो, इजीली उसका आंसर दे पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इस वंश का सबसे अगर हम शक्तिशाली शासक की बात करें तो अर्णोराज था। ठीक है, अर्णोराज के पुत्र जो थे विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ। ठीक है, तो जो अर्णोराज के जो पुत्र थे, ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अर्णोराज के पुत्र थे जिनका नाम क्या था, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, जो कि इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। तो इन्होंने क्या किया था, हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। तो जो सोमदेव थे वो विग्रहराज चतुर्थ के क्या थे, वो विग्रहराज चतुर्थ के क्या थे, राजकवि थे। उन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा था कि ललित विग्रहराज नामक एक नाटक भी लिखा था। ढाई दिन का झोपड़ा नामक, ठीक है, ढाई दिन का जो झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ठीक है, तो जो ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, अभी के डेट में एक मस्जिद है। जो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, शुरू में वो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया वो एक तरह का विद्यालय था। क्या था, एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि जो मतलब चौहान वंश था, पृथ्वीराज चौहान आप नाम सुने होंगे, तो जो पृथ्वीराज तृतीय थे वो कौन थे, इस वंश के अंतिम शासक थे। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के अंतिम शासक थे और इसे चहमान के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। ठीक है, तो जो चंद्रबरदाई था वो कौन था, पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसके रचना किसके द्वारा किया गया, आपको नाम याद रखना है किसके द्वारा किया गया, तो चंद्रबरदाई द्वारा किया गया। जो कौन था, तो ये पृथ्वीराज तृतीय का जो राजकवि था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तो जो रणथंभौर में जैन मंदिर है उसका शिखर यानी कि जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो पृथ्वीराज तृतीय ने उसको बनवाया था। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब हुआ,
91 में, उसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जो कि 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। तो उस टाइम क्या हुआ कि पहली बार तो मोहम्मद गौरी हार गया, लेकिन दूसरी बार जब 1 साल बाद युद्ध हुआ तराइन का, जो द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें उसने क्या किया, पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। तो यहाँ पे ये वंश खत्म हो गया, ठीक है, चौहान वंश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, परमार वंश। तो चलिए परमार वंश के बारे में शुरू करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ कुछ क्वेश्चन भी हम आपसे बीच में पूछते रहते हैं, बहुत सारे लेक्चर में पूछते हैं, तो उसका भी जवाब जरूर कमेंट सेशन में लिखते रहिएगा। और नहीं कुछ तो एक जय हिंद तो जरूर बनता है, ठीक है। तो सेशन शुरू होने से पहले ही कमेंट सेशन में एक बार जल्दी से जय हिंद लिख दीजिएगा, जिससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव मोटिवेशन आता है, आपके अंदर जोश आता है, जुनून आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं परमार वंश को, ठीक है। तो परमार वंश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स है उसको हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके संस्थापक का, कि जो परमार वंश था इसके संस्थापक कौन थे। तो उपेंद्र राज थे। जो उपेंद्र राज थे वो कौन थे, परमार वंश के संस्थापक थे। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो धारा नगरी थी। जो धारा नगरी थी वो कौन थी, इसकी क्या थी, तो परमार वंश की राजधानी थी, और इसके संस्थापक उपेंद्र राज थे। प्राचीन राजधानी कौन थी, उज्जैन। प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक अगर शक्तिशाली शासक की बात करें तो राजा भोज था। जो राजा भोज था वो कौन था, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। तो जो राजा भोज था उसने ही क्या क्या करवाया था, भोपाल के दक्षिण में एक भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट धिये चरित्र, ठीक है। धिये चरित्र के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेतुंग मेरुतुंग थे, ठीक है। तो यहाँ पे दो लेखक के बारे में भी बात किया गया है, कौन कौन थे। तो धिये चरित्र के लेखक जिसका नाम श्री हर्ष था, एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे, तो मेरुतुंग थे। राजा भोज ने, ठीक है, जो राजा भोज थे उन्होंने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। तो इन्होंने क्या किया, चिकित्सा हो गया यानी कि डॉक्टरी हो गया, उसके अलावा मैथमेटिक्स यानी कि गणित, व्याकरण, इन सब पे उन्होंने क्या किया, अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्प पत्रु एवं वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। तो इसमें इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे अभी हमने आपको बताया। आगे अगर बढ़े तो दिया गया है कि नौशाह सांड चरित्र के रचयिता की अगर बात करें तो पद्म गुप्त 10 रूपक के रचयिता धनंजय धनिक हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपंथी मुंज के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जिन जिन का नाम मेंशन किया गया ये सब लोग इनके राज दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविराज की उपाधि से विशुभित शासक था कौन, तो राजा भोज। जो राजा भोज था उसे कविराज के नाम से भी लोग जानते थे। किस नाम से जानते थे, तो कविराज के नाम से। तो कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था, तो राजा भोज था, ठीक है। जो राजा भोज था वो कौन था, तो कविराज से विभूषित शासक था, यानी कि इनको लोग कविराज के नाम से भी जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो उनकी राजधानी थी, ठीक है, जो राजा भोज थे उनकी राजधानी जो थी, तो उनका राजधानी कहाँ था, तो राजधानी में एक सरस्वती जी का मंदिर भी है, यानी कि इसका निर्माण उन्होंने करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था, और ये जो मंदिर का परिसर था वहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों की प्रमुख केंद्र थी, ठीक है। जो धारा नगरी थी विद्या एवं विद्वानों की क्या थी, तो प्रमुख केंद्र थी। तो याद रखिएगा कि जो राजा भोज थे उनके शासनकाल में धारा नगरी जो थी वो विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। तो जो राजा भोज थे उन्होंने चित्तौड़ में क्या करवाया था, एक त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने ही की थी। आप भोजपुर नगर सुनते होंगे, ठीक है, भोजपुर नगर, तो इसका स्थापना भी राजा भोज ने ही किया था। किसने किया था, राजा भोज ने किया था। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का, और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उल्लुगु खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान
वंश और अंततः लास्ट में क्या हुआ कि 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था कौन था, नसरत खां, और उल्गू खां उसने क्या किया कि जो मालवा था वहाँ पे उसने अधिकार कर लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चंदेल वंश के बारे में, ठीक है। तो चंदेल वंश है, चंदेल वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट देखेंगे, उसके बाद सेशन को वहीं पे ख़त्म कर देंगे। और बाकी जो यहाँ पे सोलंकी वंश है, गुजरात के चालुक्य शासक हैं, इन सब चीज और इसके जो इसके आगे जो भी पॉइंट यहाँ पे आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट के टॉपिक नेक्स्ट सेशन में ख़त्म कर देंगे, या फिर इसको रहने देते हैं, ठीक है। इतना हम लोग नेक्स्ट सेशन में ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत शुरू हो गया, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए एक लेक्चर और कर लेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जो चंदेल वंश है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सॉरी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।